एंड वेलकम टू द चैनल। मैं रवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। उसे वो है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, और इसमें पढ़ेंगे हम पूर्ण प्रतियोगिता के तीनों ग्राफ। ये इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाता है। आगे देखिए, इससे एमसीक्यू भी कई सारे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है। वस्तुएं रंग, रूप, आकार, प्रकार, वजन, मात्रा तथा स्वभाव से समरूप होते हैं। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे ढेर सारे लोग होने चाहिए, मतलब क्रेता विक्रेता ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो कंपटीशन होगा। ठीक है। और कंपटीशन बराबरी में होता है। आपने ये भी सुना होगा, कंपटीशन कभी गधे और घोड़े में नहीं, घोड़े और घोड़े में होता है। ठीक है। तो वैसे ही उसका रंग रूप एक जैसा होना चाहिए, आकार प्रकार एक जैसा होना चाहिए, वजन, मात्रा, स्वभाव समरूप होने चाहिए, ये सब। ठीक है, एक जैसे होने चाहिए। आगे देखिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं दोनों को वस्तुओं के कीमत की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ठीक है। क्रेता और विक्रेता दोनों को ही जो भी वस्तु है उसके कीमत की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। उनके बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सब जहाँ पे ये सारी नियम लागू हो, वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता होता है। ठीक है। आगे देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा है कि जब प्रत्येक उत्पादक के वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है। अब पूर्ण लोचदार क्या होता है, पूर्ण लोचदार और ये सब के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है। आगे इन सब में से कई सारे एमसीक्यू हैं जो पूछे जाते हैं, मैं बताते रहूँगी। अगर आपको कोई एमसीक्यू का ही कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के विशेषता है यहाँ पे। ठीक है। और ये मान्यताएं भी इन्हें कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी पूछे आपको लिखना, दोनों में से यही है। ठीक है। देखिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। ठीक है, होनी ही चाहिए। जब तक क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या नहीं होगी तब तक कंपटीशन कैसा। आगे, एक समान या समरूप वस्तुएं होनी चाहिए। वस्तुएं एक समान ही होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया, कंपटीशन दोनों जब एक जैसे होते हैं तभी होता है। ठीक है। आगे देखिए, एक ही कीमत, प्राइस सेम होने चाहिए। और प्राइस निर्धारित कौन करता है? उद्योग। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे देखिए, बाज़ार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए एडवर्टाइजमेंट होता है कि बाज़ार में जो भी वस्तुएं हैं, अगर लोगों को, कस्टमर्स को उनके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो उनका मांग ही नहीं करेंगे। जब मांग नहीं करेंगे, पता नहीं होगा, तब तो ये कंपटीशन ही नहीं हुआ। इसलिए कस्टमर्स को तो इनका पूर्ण, वस्तुओं का पूर्ण जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, यानी कि फर्में कभी भी आ सकती हैं और कभी भी बंद हो सकती हैं, इसलिए स्वतंत्र होती हैं। ठीक है। इसके लिए इन पर कोई भी बंधन नहीं होता। आगे है, उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। ठीक है। जो भी उत्पादन है उनके साधन, ठीक है, उनकी पूर्ण गतिशीलता होती है। फिर क्या है, परिवहन लागतों का अभाव होता है। परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन, उसके जो कॉस्ट है उनका अभाव होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विक्रय लागतों का अभाव होना चाहिए। फिर औसत आय तथा सीमांत आय का बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू सेम होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण होता कैसे है, मतलब वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है और कौन करता है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति की तुलनात्मक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति की तुलनात्मक शक्ति। मांग और पूर्ति, ये ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में ज़रूर ही पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ मांग तथा पूर्ति से आशय है संपूर्ण उद्योग की मांग तथा पूर्ति से। ठीक है।
यहाँ मांग सिर्फ किसी एक फर्म की नहीं, यहाँ पे संपूर्ण उद्योग के बारे में बात हो रहा है। संपूर्ण उद्योग की मांग और पूर्ति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि फर्में उन्हें स्वीकार करती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के संतुलन द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। समझ आ गया होगा। अर्थशास्त्र में संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें परिवर्तन का अभाव होता है। जब अर्थशास्त्र में यही माना गया है कि संतुलन की स्थिति वही होती है जिसमें वो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने मन से भी समझ लीजिए कि आप कब संतुष्ट होते हैं। जब आप किसी भी चीज़ में, जब आप उस चीज़ में परिवर्तन नहीं करना चाहते, कोई बदलाव नहीं करना चाहते, तभी तो आप संतुष्ट हैं, इसलिए तो बदलाव नहीं करना चाहते। तो यही इसमें भी बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता का संतुलन, ठीक है। तो देखिए, फर्म के संतुलन का अर्थ क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पे छूट गया है, बाजार में कोई फर्म उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने वर्तमान उत्पादन से संतुष्ट हो। वही बात यहाँ पे भी कही गई है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अर्थात फर्म अपने वर्तमान उत्पादन में कमी या वृद्धि नहीं करना चाहती, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहती। सेम चीज़ ही है। अब आगे इसकी शर्तें जान लीजिए, ठीक है। इसके ग्राफ में भी आपको ये शर्तें नज़र आएंगी कि फर्म का लाभ अधिकतम तथा हानि न्यूनतम होना चाहिए। कोई भी फर्म क्यों व्यापार करने बैठा है, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है ना, तो लाभ तो अधिकतम होना ही चाहिए और हानि न्यूनतम होगा, तभी तो ये संभव है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साम्य की अवस्था में, ये ऊपर ज़्यादा हो गया। साम्य की अवस्था में सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो भी रिवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सीमांत लागत यानी कि एमसी वक्र, आगे आपको ग्राफ में ये चीज़ समझ में आ जाएगा। एमसी वक्र जो एमआर है यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू वक्र को नीचे से ऐसे काटनी चाहिए, ठीक है, नीचे से काटेगी। वो आपको अभी ग्राफ में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है असामान्य लाभ की स्थिति। तो देखिए, एक फर्म को संतुलन की स्थिति में सामान्य लाभ तब प्राप्त होते हैं जब उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत या औसत आय यानी कि एवरेज रिवेन्यू फर्म की औसत लागत से अधिक होगा। भाई सिंपल सा बात है, जब हमारे कॉस्ट से अधिक होगा हमारा रिवेन्यू, तभी तो हम प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्म के संतुलन की स्थिति को इस रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब आप इसे देख सकते हैं। ये रेखा चित्र एक बार में तो पूरे में नहीं आ रहा है, फिर भी देखिए, नीचे क्या है, उत्पादन यानी कि ओ और क्यू, जो ये दिख रहा है आपको लाइन, ये टोटल उत्पादन है। और ये जो आपको ओ से पी दिख रहा है, ये है टोटल आय, मतलब टोटल ये सारे उत्पादन को बेचने पे टोटल पैसा जो हमको मिला, ये है ओपी। लेकिन इसमें हमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो हुआ हमें पीसी, यानी कि पीसी हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हमारा टोटल हमको पैसा मिला, ठीक है। जैसे कि इतना पैसा हमें बनाने में, उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का खर्च इतना लगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो पीपी लाइन है ये है AR इज इक्वल टू MR। AR मतलब एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। और ये जो ई बिंदु है ये संतुलन का बिंदु इसे कहा जाता है। अब वो जो लाइन लिखी हुई थी ये आप अब समझिएगा। ये देखिए क्या वहाँ पे लिखा हुआ था कि MC वक्र AC को नीचे से काटनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारा AC को MC, यहाँ देखिए ये नीचे से काट रही है और ये जहाँ पे टच होती है वही संतुलन बिंदु हो जाता है, ठीक है।
अगर आपको इसका PDF चाहिए, यहाँ पे तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है, सामान्य लाभ की स्थिति, ठीक है। यह है सामान्य लाभ की स्थिति। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या है। अल्पकालीन साम्य की स्थिति में एक फर्म को सामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत OP दिखाया था मैंने, अभी नीचे भी देखेंगे, फर्म की औसत आय यानी कि एवरेज रिवेन्यू तथा औसत लागत AC के बराबर होती है, जैसा कि रेखाचित्र से स्पष्ट है। देखिए यहाँ पे तो गेम ही उल्टा हो गया। यहाँ पे देखिए इतना उत्पादन हुआ है, ठीक है, और इतना हमें टोटल प्राइस मिली है, लेकिन इस टोटल प्राइस में हमें कोई भी प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है। हम जितने लगाएं उतना हमको पैसा मिल गया, ठीक है। तो इसी स्थिति को हम सामान्य लाभ कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये PP है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चारों इक्वल हो गए। AC यानी कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, फिर AR MR के इक्वल है, ये चारों आपस में यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी लेकिन वो जो शर्त था वो फॉलो होगा कि AC को MC ऐसे नीचे से काटता है तो यहाँ पे E बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ तक तो फर्म चलेगी जब लाभ और जो हमारा लगा है कॉस्ट वो सेम होता है, तो भी फर्म को हम बंद नहीं करते हैं, वो चलता है, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, हानि की स्थिति आने पर, ठीक है, सिचुएशन ऑफ लॉस आ गया, तो हम क्या करेंगे, फर्म हानि की स्थिति में तब होते हैं जब उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से फर्म की औसत आय यानी कि AR कम होती है। और इसका मतलब क्या है, अर्थात फर्म की औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट की तुलना में एवरेज रिवेन्यू कम होती है, ठीक है, जो कि चित्र से स्पष्ट है। आगे इसे समझिएगा, इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पे है उत्पादन, ठीक है, OQ उत्पादन है, ठीक है, और यहाँ पे ये लागत है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए हानि कैसे हो रहा है, हम किसी समझ लीजिए बिस्किट को बनाने में ये टोटल है 10 रुपये, ठीक है, और ये है 2 रुपये, ठीक है। ये टोटल मैंने किसी चीज़ को बनाने में 10 रुपये लगाया और मुझे मिला कितना, 8 रुपये ही मिला, ठीक है। यहाँ पे हमें 8 रुपये ही मिला और ये टोटल 10 रुपये है, ये 2 है, ठीक है। तो समझिए कि मैं 2 रुपये लॉस में चल रही हूँ, तो ये तो लॉस ही है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। ये संतुलन का बिंदु है। यहाँ पे देखिए PP AR और MR इक्वल है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो B वाली रेखा है ये एवरेज कॉस्ट है, और यहाँ पे जो संतुलन का बिंदु है वो है AVC, और ये नीचे से काट रही है सभी को MC, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।